हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। फ्रेंड्स, आज हम हिंदी की क्लास की दूसरी क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले क्लास में हमने आपका शब्दों का वर्गीकरण पढ़ लिया था और अब हम उस वर्गीकरण के हिसाब से एक एक वर्गीकरण को उठा के हम उस हिसाब से देखेंगे कि किसके आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं और उसी आधार पर हम शब्दों को पढ़ते जाएंगे। ओके, तो हम तैयारी कर रहे हैं KVS PRT की। ओके, किसकी हम तैयारी कर रहे हैं? KVS PRT की, जहाँ पर आपकी हिंदी पूछी जाएगी 30 नंबर की, जिसमें से हम यहाँ 30 में 30 नंबर की तैयारी करेंगे। तो अगर आप चैनल पे बने रहते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं तो हम आपको एकदम बेसिक से समझाने की कोशिश करेंगे कि कहीं भी आपको डाउट ना हो, क्योंकि आपको चीज़ें कंटेंट जो है बेसिक से एकदम अच्छे स्तर तक दी जाएंगी कि कहीं भी आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो गलत ना हो। तो इसके साथ साथ आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें हो गई। इसी के साथ हम वीडियो शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जिन लोगों को भी KVS देना है उनके लिए हिंदी की क्लास इंपॉर्टेंट है और आपके लिए आगे भी हम इंपॉर्टेंट क्लास लेके आएंगे। थोड़ी हम कुछ योजना बना रहे हैं कि हो सकता है कि आपके लिए कोई अच्छी क्लास आए यहाँ पर जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। ओके, तो हम बात करते हैं हिंदी। हमने बात की हिंदी में शब्द। तो शब्द का अर्थ आप जानते ही हैं कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। तो शब्द की परिभाषा बताने की जरूरत नहीं है। और हमने वर्गीकरण में सबसे पहले बताया था कि रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। तो हम जानते हैं कि रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। ओके, शब्दों के 3 भेद होते हैं। रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। हम इसको यहाँ मिटा के ऊपर लिखते हैं। KVS PRT की क्लास है आपकी और 30 में 30 ये लिखा रहने देते हैं आपका। ओके, चलिए हम देखते हैं कि रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। इसे जरूर याद रखिएगा, कभी कभी सीधा सीधा नंबर पूछ लिया जाता है। कौन कौन से होते हैं शब्द? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो हम पहले थोड़ा सा इसको समझते हैं, फिर डिटेल में देखते हैं। तो 3 प्रकार होते हैं इसके। ओके, कौन कौन से? रूढ़ शब्द होता है, यौगिक शब्द होता है और योग रूढ़ शब्द होता है। अगर हम बात करें रूढ़ शब्द की, तो रूढ़ शब्द कौन से शब्द होते हैं? वे शब्द होते हैं जिन शब्दों का खंडन नहीं किया जा सकता है। ओके, और अगर खंडन होता भी है तो उनका कोई अर्थ नहीं होता। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इनका खंडन क्या होता है? नहीं किया जा सकता है। खंडन नहीं किया जा सकता। अगर होता भी है तो उनका कोई अर्थ नहीं होता है। ओके, अभी हम सीधे सीधे परिभाषा हम लिखेंगे और समझेंगे। तो अभी आप मत नोट करिएगा, अभी हम लिखेंगे तब आप नोट करिएगा। जैसे हमने कोई ले लिया कमल। ओके, कमल ले लिया, आम ले लिया। तो अगर हम इसका देखिए विच्छेद करेंगे, इसको करेंगे तो का और मा और ला, न का कोई अर्थ है, न मा का, न ला का। जैसे हमने आम किया तो आ प्लस मा, तो दोनों का कोई अर्थ नहीं बन रहा। तो सीधे सीधे स्पष्ट है कि रूढ़ शब्द वे होते हैं पहले तो जिनका खंडन नहीं किया जाता है। अगर खंडन होता भी है तो उनका कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे आम हो गया, कमल हो गया और जैसे कुर्सी हो गया, हाथी हो गया। तो इन सभी का अगर हम वर्ण विच्छेद करेंगे या शब्द का विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? कोई अर्थ हमारा नहीं आएगा। फिर हम आते हैं यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या होता है? 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं। लेकिन जब इनका खंडन किया जाता है तो जो खंड किया जाता है, यानी कि जब यौगिक ये 2 या 2 से अधिक शब्द से मिलकर बनते हैं, 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं। ओके, और इनका हम जब विच्छेद करते हैं, ओके, जब खंडन करते हैं तो दोनों खंडन करने पर जितने भी खंड होते हैं सभी का अर्थ इनके अस्पष्ट होता है। ओके, तो खंडन करने पर जो खंड होते हैं इनका अर्थ होता है, कोई एक पर्टिकुलर अर्थ होता है। तो ये हो जाता है यौगिक शब्द। जैसे इसमें क्या आ गया? विद्यालय। ओके, यहाँ पर हम विद्यालय ले सकते हैं। तो विद्यालय में अगर हम इसका विच्छेद करेंगे तो विद्या प्लस आलय होगा। ओके, तो विद्या का क्या अर्थ हो जाएगा? विद्या हो जाएगा। आलय का क्या हो जाएगा? घर हो जाएगा। तो यानी कि दोनों खंडों के अर्थ होंगे। तो ये हो गया यौगिक शब्द। यौगिक शब्द में क्या होता है? 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं और जब खंडन करते हैं या विच्छेद करते हैं तो जितने भी उसके खंड आते हैं तो सभी का कोई ना कोई अर्थ होता है। फिर आते हैं योग रूढ़ को। योग रूढ़ को हम बहुब्रीहि समास के टाइप से मान सकते हैं कि इसमें जो शब्द आते हैं उनका कोई अन्य अर्थ होता है, कोई एक विशेष अर्थ होता है। ओके, तो इन सभी चीज़ों को हमने ओवरऑल समझा। कोई विशेष अर्थ मान के विशेष अर्थ मान लेते हैं। विशेष अर्थ जैसे हमने यहाँ पे ले लिया पंकज। ओके, तो हम सीधा सीधा जानते हैं पंकज का मतलब होता है कमल। फिर हम आते हैं डिटेल पे। तो अच्छे से इसको अभी तो आपने समझा, ओवरऑल थोड़ा सा समझा। इसको हम तीनों आज यही वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसको अच्छे से आप नोट करिएगा अगर नोट करना चाहते हैं तो, नहीं तो कोई बात नहीं। फिर हम आते हैं अब एक एक शब्दों को पढ़ते हैं। तो पहला हमारा हो जाएगा रूढ़ शब्द। पहले हम क्या लिखेंगे? रूढ़ शब्द।
पहला हमारा है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द का अर्थ क्या होता है? रूढ़ शब्द का अर्थ होता है कि जिन शब्दों का खंडन नहीं किया जाता। क्या होता है? जिन शब्दों का खंडन नहीं किया जा सकता। ओके, नहीं किया जाता या नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाता, वो क्या होते हैं? हमारे रूढ़ शब्द होते हैं कि जिन शब्दों का खंडन नहीं किया जा सकता या खंडन करने पर शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता। ओके, या खंडन करने पर कोई अर्थ नहीं होता, यहाँ लिख सकते हैं, या खंडन करने पर कोई अर्थ नहीं मिलता है। कोई अर्थ नहीं मिलता है, ये क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं आपके रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्दों को हम देखते हैं, इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? उदाहरण क्या हो जाएगा आपका इसका? हम उदाहरण की बात करें तो क्या हो जाएगा? कुर्सी हो गया, कमल हो गया, हाथी हो जाएगा, आम हो जाएगा। ऐसे ही शब्द हम ले लेंगे आदि। ऐसे ही शब्दों को हम लेंगे कि जिनका हम खंड करें तो कोई अर्थ ना निकले। देखिए सीधा सीधा स्पष्ट हो रहा है कि रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं कि जिनका खंडन नहीं किया जा सकता, अगर खंडन करते भी हैं तो उनका कोई अर्थ नहीं मिलता है। जैसे उदाहरण हमने क्या ले लिया? कुर्सी, कमल, हाथी और आम। देखिए अगर हम इसका खंडन कर भी रहे हैं तो क्या होगा? कुर प्लस सी, कोई अर्थ निकला इसका? कोई अर्थ नहीं, न सी का कोई अर्थ है, ना कुर का कोई अर्थ है। ऐसे ही हम कमल में लेते हैं का, म और ला भी ले लेंगे इधर, तो भी इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। तो ऐसे ही क्या होता है कि हम इसका रूढ़ शब्दों का खंडन नहीं करते। आई होप आपको भाषा समझ में आ रही होगी। अगर कोई दिक्कत है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, या स्पीड बहुत धीरे या तेज़ का होगा इसका भी बताइएगा। तो रूढ़ शब्द हमने देख लिया, आई होप आपको रूढ़ शब्द समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं यौगिक शब्द। ओके, अब हम दूसरा देखते हैं यौगिक शब्द। यौगिक शब्द, ये सारे शब्दों के भेद किसके आधार पर हैं? रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद हैं। तो इसमें क्या होता है? जहाँ दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं। यौगिक शब्द क्या होते हैं? जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं। ओके, तो ये क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। हाँ, लेकिन क्या है कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने तो होते हैं, लेकिन इनका अर्थ होता है, क्या होता है? क्या है कि जिस शब्द का खंडन किया जा सकता है। हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं, और क्या होता है इनका खंडन किया जा सकता है। इनका खंडन किया जा सकता है। और यहाँ पे हमने क्या किया था? खंडन नहीं किया जा सकता है, खंडन किया जा सकता है। तो ये क्या होते हैं? यौगिक होते हैं, खंडन किया जा सकता है। और प्रत्येक खंड जो होते हैं इनका कोई अर्थ होता है, बिना अर्थ के कोई भी खंड इनका नहीं होता है। तो क्या हुआ? प्रत्येक खंड का क्या होता है? अर्थ होता है। प्रत्येक खंड का अर्थ होता है। ओके, तो चलिए हम देखा यौगिक रूढ़ क्या होता है? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं, इनका खंडन किया जा सकता है, और इनके खंड का प्रत्येक खंड का क्या है? अर्थ होता है। अब हम उदाहरण देखते हैं, उदाहरण को देख लेते हैं। जैसे हमने क्या देखा उदाहरण में? एक मिनट, मार्कर गिर गया, उठा लेते हैं। तो उदाहरण में हमने क्या देखा? जैसे विद्यालय हो गया आपका, संयोग हो गया। तो इन सभी चीज़ों को उदाहरण आप नोट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा, और जो भी दिक्कत होगी बताइएगा। विद्यालय हो गया, संयोग हो गया, अब यहाँ कन्यादान लिख सकते हैं, कन्यादान हो गया। और शब्द, और जैसे हमारे शब्द हो जा रहे हैं सब्जी वाला, ऐसे शब्द आते हैं इसमें, सब्जी वाला। तो देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? जैसे हम विद्यालय, तो इनमें क्या कहा है हमने कि खंड किया जा सकता है, तो हम विद्या प्लस आलय कर सकते हैं, और दोनों शब्द के अर्थ हैं यहाँ हमारे, और दोनों शब्द के यहाँ पर हमारे अर्थ बनेंगे। संयोग, सम प्लस योग, संयोग हो जाएगा। ओके, तो दोनों के अर्थ बन रहे हैं। कन्यादान, कन्या का दान, कन्या प्लस दान, कन्या का अर्थ कन्या है, दान का अर्थ जो दान दिया जाता है वो दान है, और सब्जी वाला, सब्जी प्लस वाला। तो ये सब क्या हो गए? हमारे यौगिक शब्द हो गए। ओके,
तो ये हमारे हो गए यौगिक शब्द। तो हमने यौगिक शब्दों को देख लिया कि इनका खंडन भी किया जाता है और प्रत्येक खंड का अर्थ भी होता है। जैसे उदाहरण हमने ये समझा, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में ज़रूर आएगा, क्योंकि बहुत आसान है, इसमें कुछ भी टफ नहीं है। हम कुछ चीज़ें और नोट करते हैं, इनको नोट में आप लिखिएगा कुछ चीज़ें। अब देखिए आपको शायद दिख रहा होगा, तो ये नोट में लिखिएगा कि संधि समास उपसर्ग एवं प्रत्यय के माध्यम से, संधि समास उपसर्ग एवं प्रत्यय के माध्यम से यौगिक शब्द बनते हैं। ठीक है, यौगिक शब्दों का निर्माण होता है। यौगिक शब्द बनते हैं। अब आपको प्रूफ भी दिखाते हैं कि कैसे। देखिए हमने नोट में क्या लिखा है कि संधि समास उपसर्ग या प्रत्यय के माध्यम से जो है, क्या प्रत्यय के माध्यम से हम कह सकते हैं यौगिक शब्द बनते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखिए विद्यालय लिखा, विद्या प्लस आलय, ये क्या हो गया, संधि का उदाहरण आपका हो गया। ओके, कन्यादान, ये कन्यादान क्या हो गया, कन्या का दान, आपका तत्पुरुष समास आ गया। और ये हो गया समास में आ गया, ये कन्यादान हो गया। उपसर्ग देखिए सम प्लस योग, सम बना यहाँ पर। ओके, और प्रत्यय में सब्जी प्लस वाला, और वाला हो गया। तो वाला आपका क्या हो गया, प्रत्यय हो गया। इसमें आपका समास का नियम लगा है, और विद्यालय में आपका संधि का नियम लगा है, और इसमें उपसर्ग का नियम लगा है। तो आई होप आपको ये दोनों समझ में आए होंगे। हम एक बार इन दोनों को और समझ लेते हैं, फिर योग रूढ़ को हम अगले स्लाइड में पढ़ते हैं। चलिए देखिए ध्यान से, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में क्लास कैसी लगी। तो रूढ़ शब्द, पहले क्या हमने कहा, रचना व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। तो हमने रूढ़ शब्द क्या जाना कि जिनका खंडन नहीं किया जा सकता। ये याद रखिए कि जिनका खंडन नहीं किया जा सकता, कि अगर खंडन करते भी हैं तो कोई अर्थ नहीं होता, तो कोई मतलब है ही नहीं। तो जिन शब्दों का हम खंडन नहीं कर पाते हैं वो क्या कहलाते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे हमने लिया कुर्सी, कमल, हाथी, आम, कि इन सभी शब्दों का अगर हम खंडन करेंगे भी तो कोई मतलब नहीं होगा, कोई अर्थ नहीं निकलेगा। फिर आगे हम बात करते हैं यौगिक शब्द। यौगिक का सीधे सीधे अर्थ क्या होता है, हम देखते हैं यौगिक का सीधे सीधे अर्थ होता है जुड़ा हुआ। यौगिक का सीधे सीधे अर्थ होता है जुड़ा हुआ, यानी किसी चीज़ों से जुड़ा हुआ, यानी कि शब्दों से जुड़ा हुआ। तो इसमें क्या होता है, इसको भी याद रखिएगा कि ऐसे शब्द यौगिक होते हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर ये बने होते हैं। यौगिक शब्द क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं। इनका खंडन किया जाता है, याद रखिएगा, इनका इंपॉर्टेंट है, इनका खंडन किया जाता है। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट बनेगी आपकी। इनका खंडन किया जा सकता है, और इसमें क्या होता है, प्रत्येक खंड का अर्थ होता है। हमने जैसे उदाहरण के लिया विद्यालय, इनकी विद्या प्लस आलय, खंड, दोनों खंड के अर्थ हैं और खंड भी किया जा सकता है। संयोग सम प्लस योग, कन्यादान, कन्या प्लस दान, और सब्जी वाला, सब्जी प्लस वाला। और एक हमने नोट यहाँ पे लिखा है, जरूर नोट करिएगा इसको, कि संधि समास उपसर्ग एवं प्रत्यय के माध्यम से यौगिक शब्द बनते हैं। जहाँ पर हमने आपको बताया भी कि विद्यालय जो है संधि के हिसाब से बना है, संधि है विद्यालय, और यहाँ कन्यादान आपका समास हो गया है, संयोग क्या है, सम आपका उपसर्ग हो गया, और वाला क्या हो गया, प्रत्यय हो गया। तो आई होप आपको जरूर ये दोनों चीज़ें समझ में आई होगी। अब हम इनको हटा के फिर हम पढ़ाते हैं आपको योग रूढ़। तो हम पहले इसको मिटा देते हैं, फिर आते हैं। चलिए अब हम देखते हैं आगे। एक चीज़ आप यौगिक में नोट कर लिएगा कि हमने आपको बताया है 2 या 2 से अधिक शब्दों से, तो सीधे लिखिएगा 2 शब्दों के योग से मिलकर बनते हैं। ओके, ये शब्दों के योग से मिलकर बनते हैं, सीधे ये लिख लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा कि शब्दों के योग से मिलकर जो बनते हैं। ओके, शब्दों के योग से मिलकर जो बनते हैं, तो ये सीधा सीधा लिख लीजिएगा। 2 या 2 से अधिक भी गलत नहीं है, लेकिन सीधा आपका अर्थ ये बनेगा कि 2 शब्दों से, शब्दों के योग से जो मिलकर बनते हैं वो यौगिक कहलाते हैं। ओके, तो फिर अब हम देखते हैं योग रूढ़। योग रूढ़ क्या होता है, तो योग रूढ़ को हमने क्या कहा है कि ये बहुब्रीहि समास के टाइप का है, कोई विशेष अर्थ देता है। तो हमने ये देखा है कि 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर ये बनते हैं, और ये कोई अपना सामान्य अर्थ छोड़कर कोई विशेष अर्थ देते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि ये 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों से बनते हैं, और अपना सामान्य अर्थ छोड़कर कोई विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, कोई विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। वो क्या कहलाते हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं। योग रूढ़ कहलाते हैं।
ओके, तो ये चीज़ें हो गई हमारी, क्या इसकी परिभाषा हो गई। एक बार हम और देखते हैं कि 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर ये बनते हैं और अपना सामान्य अर्थ छोड़कर कोई विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें योग रूढ़ कहते हैं। ओके, जैसे हमने उदाहरण क्या लिया, उदाहरण में हमने ले लिया पंकज। ओके, उदाहरण में हमने ले लिया पंकज। तो पंकज में जो हम करेंगे पंक प्लस जा। ओके, तो पंक का अर्थ होता है कीचड़ और जा का मतलब होता है उत्पन्न। तो जो कीचड़ में उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, कमल कहते हैं। वैसे भी बहुत सारी चीज़ें कीचड़ में उत्पन्न होती हैं, लेकिन यहाँ पे जो बताया गया है, तो यहाँ से आपका क्या अर्थ सीधे सीधे समझते हैं कि उदाहरण हमने क्या कहा है, पंकज है कि 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनेंगे और अपना सामान्य अर्थ छोड़कर कोई विशेष अर्थ को प्रकट करेंगे, यानी पंकज अपना अर्थ क्या प्रकट कर रहा है, कमल। ओके, तो ये चीज़ें हो गई कि 2 या 2 से अधिक जो शब्द हैं वो अपना सामान्य अर्थ छोड़ेंगे और किसी अन्य विशेष अर्थ को प्रकट करेंगे। तो ये हो गया पंकज हो गया। ओके, फिर हम और क्या ले लेते हैं यहाँ पर, शैलजा। शैलजा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, शैल प्लस जा। शैल किसकी पर्यायवाची है आप बताइएगा, और जा जिसमें जुड़ जाएगा वो पार्वती की पर्यायवाची हो जाती है, तो शैलजा यानी कि पार्वती जी। ओके, फिर हमने क्या देखा, उलूक वाहनी। उलूक वाहनी यानी उल्लू पर वाहन करने वाली कौन है, उलूक वाहनी। 1 मिनट मिटा के लिखते हैं, उलूक वाहनी, वाहिनी यानी कि लक्ष्मी जी। ओके, तो विच्छेद मत करिए, कोई ज़रूरी नहीं है, बस आपको ये अर्थ जानना है कि कोई अन्य अर्थ प्रकट करेगा और ये बहुब्रीहि समास के टाइप का होता है। इसको लिख देते हैं कि बहुब्रीहि समास के समान होता है, इसको नोट करिएगा, बहुब्रीहि समास के समान। ओके, तो ये उदाहरण आपके हो गए। हम सीधे सीधे, अब विच्छेद आप समझ गए होंगे, अब सीधे सीधे हम उदाहरणों को लिख देते हैं कि आपका इसमें आ जाए। तो हम देखते हैं उदाहरण, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं उदाहरण। उदाहरण क्या हो जाएगा, पंकज, शैलजा, उलूक वाहनी यानी कि लक्ष्मी जी, और क्या बन जाएगा, चक्रपाणी। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या होंगी, लगभग आप बहुब्रीहि समास, पीछे हमने समास पढ़ाया है, अगर आपने पढ़ा है तो ये सारे उदाहरण उसी के हो जाते हैं। तो यानी कि कोई अन्य ये प्रकट करते हैं। तो और नभग यानी कि नभ में, नभ में क्या करता है, जो क्या उड़ता है, पक्षी उड़ता है, तो नभ में जो गमन करता है यानी कि नभग मनी पक्षी हो गया। तो ये चीज़ें हो गई। अब एक चीज़ आप इंपॉर्टेंट करके नोट करिएगा इसको। ओके, एक चीज़ है इंपॉर्टेंट करके आप नोट करिएगा, तो ये उदाहरण भी आप नोट कर लीजिएगा। तो एक चीज़ें हम बता रहे हैं उसे आप नोट करिए, ये बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं, चीज़ें आप जानिएगा, नोट में करिए यहाँ पर। तो 1 मिनट, हम यहाँ लिखते हैं कि जब अंत में ईश, पति, ईश्वर। ओके, क्या जब अंत में ईश, पति और ईश्वर, ओके, और ईश्वरी या इंद्र, ईश्वरी या इंद्र जब आ जाता है तो ये मान लीजिए वो योग रूढ़ शब्द होगा। क्या होगा, वो योग रूढ़ शब्द होगा। क्या होता है, जब किसी शब्द के अंत में ईश, पति, ईश्वर, ईश्वरी या इंद्र आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, वो बहुब्रीहि योग रूढ़ शब्द बन जाएगा। जैसे हमने क्या कहा, उमेश। उमेश में क्या आया, उमा प्लस ईश, ईश आ गया यहाँ पर। उमेश में क्या आ गया, ईश आ गया आपका। फिर आगे हम देखते हैं भूतेश्वर। भूतेश्वर, देखिए यहाँ पर ईश्वर आ गया। गिरिजापति, अब ये सब आप पर्यायवाची में चीज़ों को जानेंगे। यहाँ पर पति आ गया, तो ऐसे ही ये सारी चीज़ें हो जाएंगी आपकी। और जैसे बागीश्वरी, यहाँ पर ईश्वरी आ गया, वागीश्वरी, और यहाँ पर क्या आ गया आपका, ईश्वरी आ गया। तो सारी चीज़ें हमारी आ गई लगभग। ओके, और इंद्र भी आ जाता है, खगेंद्र यानी कि खगेंद्र, खग प्लस इंद्र यानी कि खगेंद्र। तो यहाँ पर इंद्र आ गया। तो हमने क्या देखा, एक चीज़ आप देखिएगा कि जब अंत में ईश, पति, ईश्वरी, ईश्वर या इंद्र आ जाता है तो भी वो योग रूढ़ शब्द होता है, या बहुब्रीहि समास तो हम पढ़ेंगे तो वो चीज़ें अलग की हैं। तो यहाँ पर उमेश हो गया, देखिए उमेश में आपका ईश आ गया, भूतेश्वर में ईश्वर आ गया, गिरिजापति में पति आ गया, बागेश्वरी में बागेश्वरी और खगेंद्र में इंद्र आ गया। तो ये भी आपके उदाहरण किसके हैं, योग रूढ़ के उदाहरण हैं, इनको भी ध्यान में रखिएगा। और कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आप ध्यान से सुनिए। अगर जल की पर्यायवाची है, ओके, जल की पर्यायवाची हम लेते हैं, तो जल की पर्यायवाची में अगर हम क्या जोड़ देंगे, चलिए यहाँ पे आपको लिख के बता देते हैं। जैसे जल की कोई भी पर्यायवाची है, जल की पर्यायवाची, थोड़ी सी पर्यायवाची भी देख लीजिए।
जल की पर्यायवाची में अगर हम जा जोड़ेंगे, ओके, जल की पर्यायवाची में अगर हम जा जोड़ते हैं तो जितने भी शब्द बनते हैं सभी का सब क्या हो जाते हैं, कमल की पर्यायवाची हो जाती है। अगर हम दा जोड़ते हैं तो दा किसकी हो जाती है, बादल की पर्यायवाची सारी हो जाती है। अगर हम धी जोड़ते हैं, सॉरी धी होती है बादल की, धी समुद्र की होती है, सॉरी समुद्र की हो जाती है, और दा हो जाती है बादल की हो जाती है। तो ये आप जानते होंगे कि जल की पर्यायवाची में अगर हम जा जोड़ेंगे तो कमल होगा। जैसे जल की पर्यायवाची क्या होती है, अम्बु तोय वारि नीर, तो अम्बुज तोयज वारिज नीरज कमल की पर्यायवाची है। अम्बुद तोयद वारिद नीरद किसकी है, बादल की पर्यायवाची हो जाएगी। और अम्बुधि तोयधि जैसे हो गया जलधि, ये सब चीज़ें क्या हो गई, समुद्र की पर्यायवाची होगी। और एक चीज़ आपकी और आ जाती है जा, अगर यहाँ पर हम जा जोड़ देते हैं तो जा हो जाती है लक्ष्मी जी की पर्यायवाची, अंबुजा, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं लक्ष्मी जी की पर्यायवाची होती है। अगर हम जल की पर्यायवाची में क्या जोड़ देते हैं, जा जोड़ देते हैं तो लक्ष्मी जी, धी जोड़ेंगे तो समुद्र की पर्यायवाची, दा जोड़ेंगे तो बादल की पर्यायवाची, और जा जोड़ेंगे तो कमल की पर्यायवाची। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ये सभी चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट बनेगी। आई होप आपको दिख रहा होगा, विजुअल होगा फोन में, एक मिनट देख लेते हैं। हाँ, अभी तो आपको दिख रहा है यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें आप आई होप समझ गए होंगे। कुछ चीज़ें और हैं, उन्हें भी हम देख लेते हैं। और अगर पर्वत की पर्यायवाची में ध्यान से सुनिएगा, पर्वत की पर्यायवाची में अगर हम पति, ईश और इंद्र जोड़ देते हैं तो वही सारी चीज़ें हैं, तो वो भी हमारा योग रूढ़ ही होगा। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि अगर हम जल की पर्यायवाची में जा जोड़ेंगे, एक उदाहरण भी आपको हम दे देते हैं। जा जोड़ेंगे, जैसे हमने जलज कर दिया, जल में जा जोड़ दिए तो किसकी हो गई, कमल की पर्यायवाची हो गई। जलद कर दिया, अगर जलद कर दिया तो बादल की पर्यायवाची, और जलद ही कर दिया, जलद ही कर दिया तो ये किसकी पर्यायवाची होगी, समुद्र की। और अम्बुज, अम्बुज भी होता है, अम्बु भी होता है पानी की पर्यायवाची, ये नीर होता है तो नीरजा हम कर देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगी लक्ष्मी जी की पर्यायवाची। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। एक मिनट मिटा देते हैं यहाँ पर, तो ये आपका नीरजा हो जाएगा, या अम्बुजा कर देते हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। अम्बु भी होती है पानी की पर्यायवाची। तो ये आपका ये चीज़ हो गया योग रूढ़ में। देखिए थोड़ी यहाँ पे पर्यायवाची भी जान ले रहे हैं, तो इसी वजह, बाकी तो आप समझ ही गए होंगे। योग रूढ़ का मतलब कोई विशेष अर्थ प्रकट करना, यानी कि बहुब्रीहि समास अगर आपने पढ़ा है तो वो सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी आपकी। तो ये हो गया आपका योग रूढ़ शब्द हो गया। इसमें कुछ अगर पर्यायवाची आप और जानना चाहते हैं तो हम और बता देते हैं आपको कि इसमें क्या होता है कि अगर हम पर्वत की पर्यायवाची में, ओके, अगर पर्वत की पर्यायवाची में जा जोड़ते हैं, एक चीज़ और देखिए यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर ये देखिए इसी में आपका आ रहा है, ये अलग है। अगर हम पर्वत की पर्यायवाची में अगर जा जोड़ते हैं तो ये किसकी पर्यायवाची हो जाती है, पार्वती जी की। ये सभी आपके योग रूढ़ में आते हैं। अगर पर्वत की पर्यायवाची में हम जा जोड़ते हैं तो किसकी हो जाती है, पार्वती जी की पर्यायवाची हो जाती है। अगर आकाश की पर्यायवाची में, ओके, आकाश की पर्यायवाची में हम क्या जोड़ते हैं, अगर हम आकाश की पर्यायवाची में हम जोड़ देते हैं गा, तो हो जाती है पक्षी की पर्यायवाची। अभी सभी चीज़ों को आपको स्पष्ट करेंगे। और अगर एक चीज़ और जान लीजिए कि अगर पक्षी की पर्यायवाची में हम पति जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, कोई भी पक्षी की पर्यायवाची है तो उसमें अगर हम पति जोड़ते हैं तो ये किसकी पर्यायवाची होगी, तो पति जोड़ते हैं तो ये इंद्र की पर्यायवाची हो जाएगी। इंद्र, ईश, गरुण, ठीक है, तो इंद्र, ओके। तो ये चीज़ें होगी। देखिए पर्वत की पर्यायवाची जैसे शैल है तो शैल में हमने जा जोड़ा, शैलजा किसकी पर्यायवाची हो गई, पार्वती जी की पर्यायवाची हो गई। ओह बेबी, तो शैल होगी पर्वत की, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा तो हम इधर लिख लेते हैं इसको हटा के। तो अगर शैल में हमने जा जोड़ा तो शैलजा किसकी पर्यायवाची हो गई, पार्वती जी की पर्यायवाची हो। आकाश यानी कि नभ होता है, इसमें गा जोड़ेंगे, मान लीजिए आकाश की पर्यायवाची नभ है, इसमें गा जोड़ेंगे, नभ मतलब पक्षी हो गया। और कोई पक्षी की पर्यायवाची जैसे खग है, खगपति बोलेंगे, या गरुण हो गया, गरुणपति बोलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इंद्र की पर्यायवाची हो जाएगी। तो आई होप आपको ये जरूर समझ में आया हो कि यहाँ से थोड़ी सी आपकी पर्यायवाची भी तैयार हो गई है, क्योंकि देखिए अगर हम किसी चीज़ों को बनाते हैं तो सारी चीज़ें हमारी तैयार हो गई हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई, हम एक बार इसका रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम क्लास को ख़त्म करते हैं। ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसी लगी। चलिए थोड़ी सी लंबी हो गई है, आगे से कोशिश करेंगे कि इतनी लंबी क्लास ना जाए, लेकिन थोड़ा सा अगर आपको डिटेल में पढ़ाना है तो लंबे में जाना पड़ेगा। चलिए एक बार और हम देखते हैं कि क्या होता है। योग रूढ़ क्या होता है, दो या दो से अधिक जो शब्द मिलते हैं, शब्दों से मिलकर क्या योग रूढ़ शब्द बनते हैं, और ये अपना सामान्य अर्थ छोड़कर कोई विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। और ये क्या होते हैं, बहुब्रीहि समास के समान होते हैं। इसके उदाहरण जैसे हमने जाना पंकज, शैलजा, उलूक वाहिनी, चक्रपाणी और नभक। तो हम यहाँ पे एक चीज़ और देखते हैं कि जब हम किसी शब्द के अंत में ईश, पति, ईश्वर, ईश्वरी, इंद्र या इंद्र जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, योग रूढ़ हो जाता है।
जैसे उमेश, इसमें हमने ईश जोड़ा, भूतेश्वर, इसमें हमने ईश्वर जोड़ा, गिरजापति, पति जोड़ा, बागेश्वरी, ईश्वरी जोड़ा, और खगेंद्र में इंद्र जोड़ा। तो अगर हम ऐसे शब्दों को जोड़ते हैं किसी शब्द में तो क्या हो जाते हैं, वो योग रूढ़ शब्द हो जाते हैं। और हमने आपको बताया कि अगर जल की पर्यायवाची में हम जा जोड़ते हैं तो कमल की पर्यायवाची हो जाती है, और अगर जल की पर्यायवाची में दा जोड़ेंगे तो बादल की पर्यायवाची, धी जोड़ेंगे तो समुद्र की पर्यायवाची, और जा जोड़ेंगे तो लक्ष्मी जी की पर्यायवाची। और यहीं पे हम बात करते हैं कि अगर पर्वत में हम जा जोड़ेंगे, पर्वत की पर्यायवाची में अगर हम जा जोड़ेंगे तो जैसे शैल होता है पर्वत, ओके, तो शैलजा क्या हो गई, पार्वती जी हो गई। आकाश की पर्यायवाची में गा जोड़ेंगे तो पक्षी, यानी कि आकाश की पर्यायवाची नभ होती है, उसमें हमने गा जोड़ दिया, नभग हो गया, ये भी पक्षी की पर्यायवाची। और पक्षी की भी कोई भी पर्यायवाची उसमें अगर हम पति जोड़ेंगे तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा, इंद्र, यानी कि गरुड़ जैसे हमने जोड़ा तो गरुड़पति हो गया। ठीक है, तो गरुड़पति हम इंद्र को भी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई, आई होप आपको समझ में आई होगी। ओके, तो ये सारी चीज़ों में देखिए हमने एक बार और हम ओवरऑल रिवाइज करते हैं। व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वे होते हैं जिन शब्दों का खंडन नहीं किया जा सकता है, जैसे आम, हाथी, कमल। यौगिक क्या होते हैं कि यौगिक का अर्थ होता है जुड़ा होना, और शब्दों के योग से जो मिलकर बने होते हैं वो सही कर लीजिएगा वहाँ पे, शब्दों के योग से मिलकर बने होते हैं वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। और उनका जो खंड होता है उनका खंडन भी हम करते हैं, उनका खंड भी किया जा सकता है, और प्रत्येक खंड का अर्थ भी होता है, जैसे विद्या प्लस आलय विद्यालय। तो ये सारी चीज़ें हो गई। और योग रूढ़ की बात करते हैं तो ये थोड़ा आपका लंबा है, तो यहाँ से आपका अगर योग रूढ़ आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आपका बहुब्रीहि समास भी तैयार हो जाता है। तो योग रूढ़ क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं शब्द, लेकिन वो अपना क्या होता है, सामान्य अर्थ छोड़कर कोई विशेष अर्थ को, उस विशेष अर्थ की तरफ इशारा करते हैं। ओके, तो ये हो जाता है हमारा योग रूढ़ शब्द। जैसे हमने पंकज, पंकज का अर्थ क्या होता है, कमल होता है, शैलजा पर्यायवाची, उलूक वाहनी यानी लक्ष्मी जी, और नभग पक्षी चक्रपाणी यानी कि शायद चारपाई होता है, तो ये कंफर्म नहीं है, देख लीजिएगा। और फिर हमने क्या लिखा नोट कि जब किसी शब्द के हम अंत में पति, ईश्वर, ईश्वरी और इंद्र ये सारी चीज़ें लगाते हैं तो क्या बन जाता है, हमारा योग रूढ़ बन जाता है। और हमने बात की कि अगर जल की पर्यायवाची में जा लगाएंगे तो कमल, दा लगाएंगे तो बादल, धी लगाएंगे तो समुद्र, और हम अगर जा लगा देंगे तो लक्ष्मी जी की पर्यायवाची। पर्वत की पर्यायवाची में अगर हम जा लगाएंगे तो पार्वती जी की पर्यायवाची बन जाएगी। आकाश की पर्यायवाची में अगर गा लगाएंगे तो पक्षी की पर्यायवाची बन जाएगी, और पक्षी की पर्यायवाची में अगर पति का लगाएंगे तो इंद्र की पर्यायवाची हो जाएगी। तो ये सभी चीज़ों को हमने देखा, और ये सभी चीज़ें आपकी रिवाइज हुई। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगेगी तो ज़रूर बताइएगा, और कोई भी कमी होगी तो भी बताइएगा, क्योंकि जब आप कुछ बताएंगे, कोई कमी होगी, तभी हम आगे और मेहनत कर पाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, और आपकी KVS के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी। ओके, तो चलिए क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।